नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी 69th बीपीएससी का मेंस का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जनरल स्टडीज़ का पेपर होने वाला है। पिछला पेपर हमने जनरल हिंदी डिस्कस करा था, अब स्टडीज़ का पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए पेपर को डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए खंड 1 में पूछता है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पहला नंबर, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसके ऊपर लिखना है। फिर संथाल विद्रोह पर, फिर चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद मौर्य काल की कला और वास्तुकला, फिर प्राचीन काल में पूर्वी भारत की गुफा चित्र। ये सब टॉपिक्स पर अपना शॉर्ट नोट्स लिखना है। उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर सवाल की बात करते हैं। क्या पूछा है दूसरा नंबर सवाल? तो दूसरा नंबर सवाल पूछता है अपना 38 नंबर का कुल सवाल है यह। प्राचीन काल में बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है। जो है प्राचीन काल में बिहार जो है शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है। इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। किस तरह से आप व्याख्या कर सकते हो इसका व्याख्या करना है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी में या फिर आपका चंपारण नील आंदोलन है उसका मूल्यांकन कीजिए, अथवा स्वतंत्रता संघर्ष पर इनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। इवेल्युएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इस पर आपको वर्णन करना है, डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। अब चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी 38 नंबर का सवाल है कुल। पहला सवाल देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और फिर इसी का बी में देता है कि बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी मतलब खंड ख की ओर बढ़ते हैं। खंड ख में हमसे पूछता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द कंसर्न ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कॉम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो इसका उल्लेख करना है, तो आप यहाँ पर डिस्कस कीजिए अपने पेपर में, इसको प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरह से मुझे मेंस का पेपर लिखना है। 70th के बाद जो अपना मेंस हो रहा है उसका पेपर किस तरह से लिखना है। अब अगला देखते हैं। 20 सवाल में क्या पूछता है कि भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। एग्जामिन द रेलिवेंस ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इन द इंडियन गवर्नेंस सिस्टम। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर 2023 की जो प्रासंगिकता का विवेचन करना है भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। अगला सवाल की ओर अपना सी नंबर सवाल है कि इवेलुएट द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट्स। विधायी संस्थाओं का निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। जो विधायी संस्थाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में
कृत्रिम बौद्धिक क्षमता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर डी की ओर। क्वेश्चन नंबर डी हमसे कहता है कि डिस्क्राइब द पैरामीटर्स ऑफ एंड इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23, वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022 से 23 के मापदंडों एवं प्रभावों का विवरण दीजिए। अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर ई की बात करते हैं। व्हाट आर द बेसिक प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 रिगार्डिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव्स इन इंडिया? भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के संदर्भ में विदेश व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या हैं? देखा जाए तो भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के संदर्भ में विदेश व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या हैं? अगले सवाल की ओर, 5 का ए नंबर सवाल पूछा जा रहा है, 5वां का ए नंबर सवाल कि देखिए, मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान कीजिए। आपकी दृष्टि से प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं, टिप्पणी कीजिए। यानी 2023 में जो भी मणिपुर में जो ये सब हुआ था, तो उस पर भी आपसे संक्षिप्त जानकारी मांगी जा रही है। क्राइसिस, जो मणिपुर क्राइसिस था, उसमें भी आपकी जानकारी मांग रही है। किस तरह से जो धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगला सवाल, या फिर उसके अलावा यह कैसे प्रतिबिंबित होता है कि G20 में भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार के रूप में पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत की G20 में वैश्विक सहयोग एवं विकास में योगदान में भूमिका इस दर्शन के साथ कैसे संरूपित होती है, इसका मूल्यांकन कीजिए। तो कुल इस तरह से मूल्यांकन वगैरह करना है। अगला सवाल की ओर, 6 नंबर सवाल की ओर देखते हैं। 6 नंबर सवाल में ये सवाल पूछता है कि ये भी कुल 38 नंबर का सवाल है। भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के पूर्वानुमानित सकारात्मक व नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। यानी कि व्हाट कुड बी द पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव societal consequences of introducing a uniform civil code in India, considering its rich diversity, explain। तो कुछ इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। ये भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के पूर्वानुमानित सकारात्मक व नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं, इसका व्याख्या करना है। इसके अलावा अगर आपको ये ना आता हो तो आप फिर इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसरो के द्वारा चंद्रयान-3 मिशन के विशेष संदर्भ में भारत की उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति की स्थिति अंतरिक्ष अन्वेषण में की गई उम्मीदों और उपलब्धियों में से कैसे मेल खाती है। वैश्विक अंतरिक्ष पटल पर प्रमुख खिलाड़ी बनने की भारत की यात्रा में इस मिशन के लक्ष्यों व भूमिका का विवेचन करना है। अगर इंग्लिश में बात करें तो फिर हाउ डज इंडियाज ग्रोइंग स्टेटस एज एन इमर्जिंग स्पेस पावर अलाइन विथ इट्स एम्बिशियस एंड अचीवमेंट इन स्पेस exploration, particularly in the context
in the Chandrayaan-3 mission by ISRO discuss the mission goals and its role in India's journey towards becoming a prominent player in the global space arena। अगले सवाल की ओर सेक्शन 3 खंड 3 की बात करते हैं। खंड 3 में पूछा गया, देखिए, निम्नलिखित सारणी का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और इस सारणी के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को दीजिए। बार के रूप में एक समान साबुन बनाने वाली 3 कंपनियां एक्स, वाई और जेड हैं। साबुन इकाइयों की संख्या के अनुसार बेचे जाते हैं। जो साबुन का क्वांटिटी है उसकी संख्या के अनुसार बेचे जाते हैं। कुल बिक्री इक्वल टू विक्रय मूल्य प्लस इंटू बेची गई इकाइयाँ। कुल विक्रय इक्वल टू विक्रय मूल्य, क्या बेचने का मूल्य है, और बेची गई इकाइयाँ मतलब कितनी यूनिट बेची गई। चलिए देखते हैं। यहाँ पर वर्ष अपना 2011 से लेकर 2015 तक इकाई मूल्य की बात करें और बिक्री मूल्य की, तो एक्स का इतना है 5, 6, 7, 8, 9, और अगर बिक्री की लाख में बात करें तो 3 लाख 2011 में, 2012 में 3 लाख, 3.5 लाख 2013 में, 4 लाख अपना 2014 में, और 3.6 लाख आपका 2015 में। ठीक है, कुल इस तरह का एक्स का हो गया। अपना वाई की बात करें, अगर इकाई मूल्य हो गया तो 4 रुपये इकाई हो जाएगा। और अपना बिक्री की बात करें मतलब साल 2011 में तो 4.4, 2012 में 4.2, 2013 में 4.5, 2014 में 4.9 और 2015 में 4.2। कुल इतनी बिक्री हुई है लाखों में। और अगर इकाई मूल्य की बात करें तो 4, 6, 5, 7, 6 कुछ इस तरह से दिए गए हैं यूनिट। और अगर इधर जेड की बात करें तो जेड में अपना जो जेड कंपनी है उसका इकाई मूल्य कुल 7 है, 6 है, 8 है, 5 है, 6 है। और फिर अगर इधर बात किया जाए तो देखिए 3.5 है, फिर 6.5 है, फिर 4 है, 5 है, फिर 4.2 है। कुछ इस तरह से अपना दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि मान लीजिए बाजार में केवल यही 3 कंपनियां हैं। अब सवाल यहाँ से शुरू होता है कि बाजार में अगर सिर्फ यही 3 कंपनियां हैं तब व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ सोप इन द ईयर 2020 मतलब 2013। वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था। अगर सिर्फ बाजार में यही 3 कंपनियां हैं तो 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था। अगला सवाल, व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन यूनिट्स सोल्ड फॉर एक्स इन 2012 ओवर 2011। एक्स के लिए 2011 की तुलना में 2012 में बेची गई इकाइयों में कितने प्रतिशत की कमी हुई थी। यह सिर्फ सवाल एक्स कंपनी के लिए है। अब सी में है, व्हाट वाज द परसेंटेज शेयर ऑफ जेड इन द टोटल यूनिट्स सोल्ड इन 2013। 2013 में बेची गई कुल इकाइयों में जेड का कितने प्रतिशत हिस्सा था। तब ये सवालों हैं। और फिर डी की बात करें तो डी नंबर सवाल है कि किन वर्ष में वाई ने इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची। इन विच ईयर वाई सोल्ड द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ यूनिट। वही यूनिट को देख लेते हैं। वाई अपना कितना इकाई कौन सा साल में सबसे ज़्यादा बेचा है, तो यह आपका सवाल हो गया। और फिर अगला सवाल की बात करते हैं, द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल एक्सीड्स द मिनिमम प्राइस पर यूनिट बाय व्हाट परसेंटेज। सवाल पूछा है हमसे कि सारणी में दिया गया प्रति इकाई अधिकतम मूल्य प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। कुछ इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, अथवा ये दूसरा सवाल दिया गया है उसी में कि नीचे दिया गया वृत्त ग्राफ विभिन्न मदों के तहत कैलकुलेटर का निर्माण पर किए गए व्यय को दर्शाता है। वृत्त ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए
और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सॉफ्टवेयर 12.5%, विविध 17.5, हार्डवेयर 25.5, मशीनरी 22.5 और R&D 22%। कुछ इस तरह के दिए हुए हैं। अब सवाल पूछता है हमसे कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर शोइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पेइंग फॉर द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के भुगतान पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना है। यानी कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर on which the cost of R&D and machinery charges amount to 127.50। कैलकुलेटर का लागत मूल्य क्या है जिस पर R&D और मशीनरी शुल्क की लागत 127 रुपये और 50 पैसे हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सी। The market price of a calculator is 24% more than its cost price. If the market price of a calculator be 186, then what is the cost price of R&D used in the single unit of calculator। यानी कि कैलकुलेटर का जो अंकित मूल्य है उसके लागत मूल्य से 24% अधिक है। यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 186 है तो कैलकुलेटर की एक इकाई में प्रयुक्त R&D का लागत मूल्य क्या है। इस सवाल का जवाब दीजिए। अगले सवाल की ओर। डी नंबर सवाल पूछता है कि यदि एक इकाई का मशीनरी शुल्क 58 रुपया 50 पैसा है और अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है तो कैलकुलेटर का अंकित मूल्य क्या होगा। यह आपको उस ग्राफ को देखकर जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसे देखकर सॉल्व करो। अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर ई पर आते हैं हम। तो ई सवाल पूछता है कि यदि उत्पादक का 20% है, यदि उत्पादक का लाभ 20% है और कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 192 है तो इस पर विविध शुल्क के रूप में कितनी रकम खर्च की गई है। यानी कि जो मिसलेनियस जो खर्च हैं, चार्ज हैं, वह कितने खर्च किए गए हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और ये हमारे साथ लास्ट सवाल होगा। देखिए नीचे दिए गए वृत्त चित्रों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए जो दो परिवारों 1 और 2 के विभिन्न मदों पर किए गए व्ययों को प्रतिशतों में प्रदर्शित करते हैं तथा नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिवार 1 और परिवार 2 की वार्षिक आय क्रमशः 4 लाख एवं 5 लाख है। परिवार 1, परिवार 2। परिवार 1 में घर में 19% का खर्च है, शिक्षा में 12%, मिश्रित मदों में 31% और भोजन में कुल 38%। अब आगे देखते हैं परिवार 2 की बात आता है। तो परिवार 2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर घर में 27%, शिक्षा में 8%, भोजन में 33% और मिश्रित पदों में 32%। अब आगे देखते हैं। अब पूछता है कि परिवार 2 परिवार 1 की अपेक्षा कितना कम या अधिक धन जो है शिक्षा पर व्यय करता है। हाउ मच लेस और मोर अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन एजुकेशन बाय फैमिली 2 एज कम्पेयर टू फैमिली 1। बताइए उसी ग्राफ को ध्यान में रखकर। अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर बी में कि परिवार 1 एवं 2 में से कौन भोजन पर अधिक धन व्यय करता है और कितना करता है। अगला सवाल परिवारों 1 और 2 द्वारा शिक्षा का व्यय धन का अनुपात क्या है। अगला सवाल परिवार 1 के द्वारा घर पर खर्च धन का वृत्त चित्र के केंद्र पर कोण क्या होगा। उसके बाद का सवाल है क्वेश्चन नंबर ई में आते हैं कि दोनों परिवारों 1 और 2 द्वारा संयुक्त रूप से कुल कितना धन
मिश्रित मदों पर व्यय किया गया है। यानी कि दोनों परिवार को मिलाकर दोनों फैमिली के रूप में संयुक्त रूप में कितना धन जो है मिश्रित मदों पर व्यय किया गया है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगला सवाल वह पूछता है हमसे कि नीचे दिया गया ग्राफ जो है एक प्रदेश यानी कि राज्य के द्वारा विभिन्न वर्षों में एकत्रित अतिरिक्त करों को दर्शाता है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा इससे संबंधित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अतिरिक्त कर जो है करोड़ में है, यानी जो आपका यह लिखा हुआ है 685, 382, यह सब करोड़ में है। चलिए ध्यान दिया जाए एक बार। पहला है 2014 से लेकर 15 का वार्षिक में 685 करोड़, 2015 से 16 में 382 करोड़, 16 से 17 में 271 करोड़, 17 से 18 में 533 करोड़ और 18 से 19 में 716 करोड़, 19 से 20 में 273 करोड़ और 20 से 21 में 431 करोड़। कुल इतने जो हैं कर हैं, टैक्सेस हैं। अब पूछता है यहाँ पर सवाल हमसे कि हाउ मच परसेंटेज, देखिए पूछ रहा है हाउ मच परसेंटेज डिक्रीज इन एडिशनल टैक्स वॉज रजिस्टर्ड इन 2020-21 एज कम्पेयर टू 2018-19। यानी 2018-19 की तुलना में 2020 और 21 में अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत की कमी हुई, पहला सवाल। दूसरा सवाल 2016-17 की तुलना में 17-18 में अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बाद तीसरा नंबर सवाल पूछता है कि किस वर्ष के दौरान उसके पिछले वर्ष की तुलना में अतिरिक्त कर में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई। डी नंबर सवाल 2014-15 से 2020-21 तक का अतिरिक्त कर औसत क्या है, अदाई एडिशनल टैक्स का एवरेज क्या है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ई पर आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर ई कहता है किन 2 लगातार वर्षों के दौरान अतिरिक्त कर में कमी का प्रतिशत सबसे कम था। इस सवाल का जवाब लिखिए। और ये अब हमने अपना कंप्लीट कर दिया। मेंस का जो पेपर था 69th मेंस का बीपीएससी का पेपर जनरल स्टडीज़ का हमने यहाँ पर आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से और सटीकता के साथ में डिस्कस किया। आप इसका आंसर कॉपी में आंसर राइटिंग कीजिए कि आपके मेंस के एग्ज़ाम में यह बहुत काम आने वाला है। तब मिलते हैं अगले क्लास में। हमारे क्लास के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।